स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल था 1989 जब भारत की राजनीति में भी और कश्मीर की वादियों में भी दोनों ही जगह तेज़ी से जो हालात थे वो बदल रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो सालों तक कांग्रेस के वफादार सदस्य रहे, लेकिन 1989 ये वो साल था जब लोकसभा इलेक्शंस से पहले ही कांग्रेस का दामन जो था वो छोड़ दिया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने और जनता दल का साथ पकड़ लिया था। जनता दल के साथ चले गए थे, वहाँ पे शामिल हो गए थे। खैर, इलेक्शंस हुए, लोकसभा चुनाव हुए और इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है। 2 दिसंबर 1989 का वो दिन जब वीपी सिंह की सरकार ने शपथ ली और मुफ्ती मोहम्मद सईद को बनाया जाता है भारत का गृह मंत्री। ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम फैसला था, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे भारत के पहले और अब तक के अकेले मुसलमान गृह मंत्री बने थे। उनके गृह मंत्री बनने के पीछे और खासकर सरकार के उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक बहुत ही साफ मकसद था कि कश्मीर घाटी में बढ़ रहे लगातार असंतोष को काबू किया जाए। आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार मिलिटेंसी बढ़ रही है, इंसर्जेंसी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, इन सब को देखते हुए कश्मीर के आवाम जो है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके दिल में ये भरोसा बिठाया जाए कि सरकार जो है वो उनके साथ में है। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद को यहाँ पे बनाया जाता है भारत का गृह मंत्री। कश्मीर घाटी के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे और इसको बखूबी जानते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि अकेले बाहर मत निकलना, अगर कभी बाहर जाओ तो सिक्योरिटी को सेफ्टी के साथ में जाना, सिक्योरिटी लेकर जाना। लेकिन उनकी 3 बेटियां भी थीं, वो ये बात भूल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आतंकवाद जो है वो उनकी घर की महिलाओं को टारगेट करने लगे, और ऐसा कुछ आगे होने ही वाला था। JKLF क्योंकि लगातार एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था, कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था घाटी के अंदर, और हाल ही में एक बहुत ही एक्टिव मेंबर यासीन मलिक ने उसको ज्वाइन किया था उसके, तो ये आतंकवादी गतिविधियाँ इन लोगों की बढ़ चुकी थी। JKLF का पहला निशाना था जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फ़ारूक अब्दुल्ला की बड़ी बेटी सफ़िया अब्दुल्ला। लेकिन ये प्लान JKLF का कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो सफ़िया जो थी वो अपने घर से बहुत कम निकलती थी बाहर। गुपकर रोड पर जो उनका रेसिडेंस था, ऑफिशियल रेसिडेंस उनके पिता का, तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत थी और इस वजह से JKLF के आतंकवादी यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे और बाहर भी कभी उनको टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो निकलती ही बहुत कम थी अपने घर से। इसके अलावा JKLF ने दूसरा इनका प्लान जो था वो था कि किसी और शख्स को टारगेट किया जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने सीनियर SSP उस समय के जम्मू कश्मीर के अल्लाह बख्श, उनकी बेटी को अगवा करने का प्लान बनाया। लेकिन फिर यहाँ से ये प्लान भी ड्रॉप किया जाता है और अब तीसरा प्लान जो था वो उनका अचानक से इस पूरे योजना के दौरान में ही ध्यान जाता है एक और नाम के ऊपर, कि अगर ये जो नए नए गृह मंत्री बने हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, अगर उनकी बेटी को टारगेट किया जाए, इनफैक्ट उनकी सबसे छोटी बेटी को टारगेट किया जाए, तो यहाँ एक बहुत बड़ी खबर बन सकती है और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा भारत को एक की राजनीति में भी, और एक बहुत बड़ा केस बन सकता है। ये पूरा टारगेट अचानक से सामने आया JKLF के, और इसके बाद रुबैया सईद के ऊपर निगरानी की जाती है। रुबैया सईद उस समय पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की सबसे छोटी बेटी श्रीनगर के लाल डेढ़ हॉस्पिटल में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। JKLF ने लगातार उनकी रैकी शुरू कर दी और इसके बाद ये कुछ दिनों तक रैकी चलती है और फिर दिन आता है 8 दिसंबर 1989। ये वो दिन था जब दोपहर के समय मुफ्ती मोहम्मद सईद एक तरफ दिल्ली में, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री बने थे, सिर्फ 6 दिन हुए थे उन्हें गृह मंत्री बने हुए, दिल्ली में वो अपनी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के साथ में, जो बाकी मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स थे उनके साथ में मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे उस समय पर एग्जैक्ट कि कश्मीर के जो हालात हैं उनको बेहतर कैसे करना है, उसके उपाय क्या हैं, उसकी बारीकियों पर चर्चा कर रहे थे। और ये दोपहर का समय करीबन 3:25 के आसपास का था। कश्मीर में उस समय उनकी ही बेटी रुबैया सईद अपने हॉस्पिटल से, जहाँ वो इंटर्न का काम करती थी, लाल डेढ़ अस्पताल के अंदर, वहाँ से निकलती हैं 3:25 के आसपास। निकली अपने काम करने के बाद में वहाँ से अपने घर जाने के लिए, नौगांव में उनका घर था, तो यहाँ पे जाने के लिए एक मिनी बस लेती हैं, उसमें चढ़ जाती हैं। बस में जब ये चढ़ी थी, इसके बाद बस आगे बढ़ती है तो 5 नौजवान लड़के दिखने में यहाँ सवार होते हैं इस बस के अंदर। जैसे जैसे बस श्रीनगर के बाहरी इलाके में पहुँचती है, नौगांव की तरफ आगे बढ़ती है, एक तरह से यात्री एक एक करके उतरते जाते हैं, कम होते जाते हैं। अचानक ये 5 लड़के खड़े होते हैं और बंदूक की नोक पर ड्राइवर को बस नातीपोरा ले जाने के लिए उसको डराते हैं, उसको हुक्म देते हैं। नातीपोरा इस बस को ले जाया जाता है। जैसे ये बस नातीपोरा पहुंचती है, वहाँ पे एक नीली कलर की मारुति कार खड़ी थी, इन लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी।
रुबैया सईद को बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती बस से बाहर निकाला जाता है, इस कार में बिठाते हैं और इसके बाद सीधा सोपोर में जो राज्य सरकार के जूनियर इंजीनियर जावेद इकबाल मीर का जो घर था वहाँ पे ले जाया जाता है। अब आप ये देखेंगे कि कैसे इसमें JKLF के साथ में कई सारे ऐसे जम्मू कश्मीर के जो सरकारी कर्मचारी थे वो भी यहाँ पे एक्टिव थे, वो भी इसके साथ में काम कर रहे थे और रुबैया सईद की किडनैपिंग में ये सब खुलासा हुआ था। इस कार में जिसमें रुबैया को बिठाया गया उसके साथ में JKLF का जो नेता, जो सबसे एक्टिव जो उसका लीडर था यासीन मलिक, वो भी था, अशफाक मजीद बानी था, गुलाम हसन था। ये सारे के सारे उस कार में बैठे हुए थे और जो कार चलाने वाला शख्स था वो था अली मोहम्मद मीर। ये जो शख्स था ये भी राज्य सरकार की जो कंपनी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसमें एक पद पे था, उसमें टेक्निकल ऑफिसर था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ये लोग रुबैया को किडनैप कर चुके थे और महज आप ये देखिए कि 1 घंटा हुआ था, 1 घंटे के अंदर भारत के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो चुका था। जिस दिन रुबैया का अपहरण हुआ है उसी शाम को सेम डे JKLF की तरफ से श्रीनगर के एक डेली न्यूज़पेपर कश्मीर टाइम्स को फ़ोन किया जाता है। ये फ़ोन किया गया और उसमें कहा गया कि JKLF के जो मुजाहिदीन हैं रुबैया सईद का अपहरण उन्होंने किया है और उनकी मांग ये है अब कि तब छोड़ा जाएगा रुबैया सईद को जब उनके 5 साथी जो हैं भारत की अलग अलग जेलों में बंद, उनको छोड़ा जाएगा। इन 5 साथियों के इनके नाम थे हामिद शेख शेर खान, जावेद अहमद जरगार, नूर मोहम्मद कलवल, मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट और ये इनके अलावा एक और शख्स था जिसका नाम इसमें शामिल था और ये सारे के सारे इसमें अलग अलग जेलों में बंद थे। इनको छोड़ने के लिए ये पूरा किडनैपिंग जो थी रुबैया सईद की, भारत के गृह मंत्री की बेटी की, वो की गई थी। अब ये खबर जैसे जैसे कश्मीर से आगे बढ़ते हुए दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सईद तक जैसी ये खबर पहुंची, ये मान लीजिए कि उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो गई थी और एक डबल चैलेंज उनके सामने था। पहला तो पर्सनल चैलेंज क्योंकि उनकी बेटी अगवा हुई है, उनकी बेटी का किडनैपिंग हुई है। दूसरी चीज़ पब्लिक का एक चैलेंज क्योंकि वो देश के गृह मंत्री भी थे, तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर रिएक्ट करना था, एक्ट करना था। ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती थी जो कि देश हित में ना हो, फिर भी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो की जाए। यहाँ पे उनके पास ये खबर पहुँच चुकी थी। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के जो हॉटलाइंस थे उनके ज़रिए धीरे धीरे बड़े बड़े नेताओं तक, मंत्रियों तक भी ये बातें जो ज़रूरी था जिन तक ये बात पहुँचाना, वहाँ पे उनके पास ये बात पहुँचाई गई और बाकी जो दूसरे चैनल्स थे, दूसरे सीनियर ऑफिसर्स थे, उन तक ये बात पहुँचाई गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर पे दिल्ली में 10 अकबर रोड पे जहाँ पे उनका घर था, वहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगने लगा। वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे, एक साथ लोग आके उनको सिंपैथी देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और उसके बाद जो उनके घर का जो लैंडलाइन था, वो फ़ोन जो था लगातार बज रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। उस पर हर तरफ से अलग अलग लोगों के फ़ोन थे, कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, प्रधानमंत्री थे, सभी के फ़ोन आए। सबसे पहले उन्हें फ़ोन किया था उस समय के प्रधानमंत्री VP सिंह ने। VP सिंह जी के बाद में ऊर्जा मंत्री आरिफ मोहम्मद खान जो थे, उनका फ़ोन आया। उसके बाद जो पर्यटन और वाणिज्य मंत्री थे अरुण नेहरू जी, उनका फ़ोन आया। अरुण नेहरू का यहाँ पे एक स्पेसिफिक बड़ा रोल भी था। अरुण नेहरू को एक कैबिनेट का सब कमेटी आप कहेंगे उसको, उसका हेड बनाया जाता है। ये सब कमेटी थी जिसमें विदेश मंत्री IK गुजराल को भी शामिल किया गया था, आरिफ मोहम्मद खान को भी शामिल किया गया था। और ये दरअसल ब्यूरोक्रेट्स को निर्देश देती थी कि इस क्राइसिस के टाइम पे, क्योंकि अब सबको पता है कि रुबैया सईद की किडनैपिंग हो गई है भारत के गृह मंत्री की बेटी की, तो इस क्राइसिस के समय पर राजनीतिक पहलुओं पर किस चर्चा करना, किस तरह से डिसीजन लेने हैं, सामने पब्लिक के क्या क्या बातें आएंगी, किस तरह से बताना है, आगे एक्शन क्या लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें एक कमेटी जो थी, सब कमेटी वो करती थी। होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज से यहाँ से इंटेल मिलने लगी अब, क्योंकि लगातार पता चल गया था, एजेंसीज एक्टिव थी, हाई अलर्ट पर थी। सोर्सेज से इंटेल मिलने लगी कि यहाँ पे JKLF के 2 और आतंकवादी भी इसमें शामिल हैं, जिनका नाम बताया गया आज़म इकबाली और मुश्ताक लटराम, यानी कि मुश्ताक जरगार, एक बहुत ही खूंखार आतंकवादी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को, NSG को तैयार किया गया। उनको कहा गया कि आप एकदम फुट पर रहिए, तैयार रहिए, जैसे ही आदेश मिलेगा आपको जाना पड़ेगा ये रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से अभी मना किया गया था। तो सारी तैयारियां हो चुकी थी, IB से लगातार इंटेल आ रही थी, सारी चीज़ें थी हमारे पास में, खुफिया जानकारियां थी, NSG को तैयार किया था। लेकिन उसी समय जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे फ़ारूक अब्दुल्ला, वो उस समय पर लंदन में थे, दरअसल अपने एक इलाज के सिलसिले में उनका यहाँ जाना हुआ था। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, वो सीधा अपना ये जो दौरा था, पूरी विजिट थी, उसको अधूरा छोड़कर लंदन से सीधा श्रीनगर आ जाते हैं। श्रीनगर वापस आने का उन्होंने फ़ैसला लिया। श्रीनगर आने के बाद में यहाँ पे आगे उन्होंने क्या किया इसमें वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अब तक ये जो खबर थी वो पूरी मीडिया में पूरी तरह से फैल चुकी थी और जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ रही थी देश भर में, तो सभी लोग इस पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। कई मुस्लिम संस्थानों ने भी इस अपहरण की निंदा की, घोर निंदा की। उन्होंने इनफैक्ट दिल्ली की जामा मस्जिद के जो इमाम थे अब्दुल्ला बुखारी, उन्होंने तो ये भी कहा कि इस्लाम में औरत को अपहरण करने का कोई स्थान नहीं है।
जवाब में यहाँ पे JKLF ने, जब यहाँ से जामा मस्जिद के उन इमाम का एक स्टेटमेंट सामने आया, तो JKLF ने यहाँ से अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी किया और उसमें उसने ये कहा था, और अपनी सफाई देते हुए उसने ये कहा था कि जब कश्मीर में कश्मीर की माँ और बेटियों के साथ अत्याचार होता है तब उसका विरोध क्यों नहीं किया जाता। तो ये लगातार एक लड़ाई जो थी वो जारी थी। JKLF भी पूरी तरह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका था। JKLF ने अपनी मांग रखी कि रुबैया सईद की जो रिहाई है उसके बदले हमें इन 5 आतंकवादियों की, अपने मुजाहिदीनों की रिहाई चाहिए, उनको छोड़ो। इनमें से एक अब्दुल हामिद शेख जो था वो उस समय पर श्रीनगर के शेर कश्मीर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था, वहाँ पे एडमिट था क्योंकि वो घायल हो गया था पहले भी एक एनकाउंटर के दौरान में। और JKLF का कहना था कि जब उसके साथी रिहा हो जाएंगे तो कुछ ही घंटों के बाद रुबैया सईद को छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लगातार में चल रही थी। तो देश भर में टेंशन का माहौल था बहुत ज़्यादा, और सरकार की तरफ से अब बातचीत की शुरुआत की जाती है। भारत सरकार की तरफ से गुजरात काडर के IAS अधिकारी मूसा रज़ा, उन्होंने इन आतंकवादियों से बातचीत की पहली शुरुआत की। मूसा रज़ा उस समय तब कश्मीर के मुख्य सचिव थे, तो उनका बात करना जायज़ भी था। पर्दे के पीछे से उनका साथ लगातार दे रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर अधिकारी AS दौलत, जो उस समय श्रीनगर में ही तैनात थे। तो IB के भी ऑफिसर जो थे इसमें शामिल थे, टॉप ऑफिसर्स, और बाकी और भी लोग जो सरकार के लोग थे वो भी शामिल थे। कश्मीर टाइम्स के पत्रकार ज़फ़र मिराज के ने अशफाक माजिद वानी के साथ में उसके पिता के साथ में एक मुलाकात फिक्स कराई। इस मुलाकात में उस आतंकवादी के पिता के साथ, जिसने किडनैप किया था रुबैया सईद को, मुलाकात करने के लिए IB के ऑफिसर्स भी गए। एक सरकारी फ्लैट था जिसमें ये मुलाकात की जाती है। ज़मीन पर बैठकर बातचीत हो रही थी। अशफाक के पिता बार बार एक ही बात कह रहे थे। उनका कहना था कि दिल्ली ने हमेशा कश्मीरी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अपहरण में शामिल जो लड़के हैं वो बुरे नहीं हैं। इनफैक्ट आप ये देखिए कि ये जो पूरा इंसिडेंट उस समय हो रहा था, AS दौलत वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बाद में अपनी किताब में भी इसको लिखा है। वो बताते हैं कि हाथ पकड़कर बार बार ये जो उनके पिता थे उस आतंकवादी के, वो ये कह रहे थे कि ये जो लड़के हैं ये बच्चे हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, ये ऐसा कुछ बेकार नहीं है, इनका कोई बुरा इरादा नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे रुबैया सईद को। इस तरह की बातें वो लगातार कर रहे थे। खैर, इस दौरान रुबैया सईद को छुड़ाने की जो लगातार कोशिश चल रही थी उसमें और भी लोग शामिल होते गए। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज मोतीलाल कौल थे वो भी शामिल हुए, विधायक मीर मुस्तफ़ा वो शामिल हुए, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF के संस्थापक और बाद में जो हुर्रियत के प्रमुख बने मौलवी अब्बास अंसारी वो भी शामिल हुए। ये सारी चीज़ें एक कंबाइंड जो प्रोसेस था वो चलता है, यहाँ पे ट्राई किया जाता है। 11 दिसंबर 1989 की जो सुबह थी, फ़ारूक अब्दुल्ला लंदन से वापस आते हैं। वो श्रीनगर लौट आए थे। आते ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक बुलाते ही जब वो मंत्री थे उनके सारे के सारे जब उस बैठक में आए तो मंत्रियों ने फ़ारूक अब्दुल्ला से शिकायत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अपहरण के मामले में हमें कुछ भी नहीं पता है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, सारा का सारा जो काम है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर से चल रहा है। फ़ारूक जो थे वो आतंकवादियों को छोड़ने के सख्त खिलाफ थे। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि इन आतंकवादियों को, जिनके भी नाम दिए गए हैं JKLF के द्वारा, उनको छोड़ा जाए। उनका कहना था कि अगर मेरी बेटी का भी अपहरण हुआ होता तब भी मैं उसे इन लोगों को रिहा कभी भी नहीं करता। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को फ़ोन किया, कहा कि देखिए हम आपका जो दर्द है वो समझ रहे हैं और पूरी तरह से अपनी तरफ से ज़ोर भी लगा रहे हैं। आपको आश्वासन देते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी और रुबैया सईद मेरी भी बेटी है, उसको छुड़ा लिया जाएगा। ये सब चीज़ें चली, लेकिन यहाँ पे एक गृह मंत्री जो थे भारत के, वो क्योंकि पिता भी थे, उनकी बेटी का किडनैप हुआ था, तो उन्होंने और प्रयास करते रहना जारी रखा। फ़ारूक अब्दुल्ला ने उनको समझाया, लेकिन इसके बावजूद 13 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री VP सिंह ने फ़ारूक अब्दुल्ला को फ़ोन करके 5 आतंकवादियों को जो रिहा करने का एक तरह से रिक्वेस्ट थी वो किया। मतलब PM ने फ़ारूक अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट किया, आप देखिए यहाँ पे, कि उनको रिहा कर दिया जाए। फ़ारूक अब्दुल्ला का तब भी ये कहना था कि मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इससे साफ इनकार करता हूँ। ये सब चीज़ें होने के बाद कुछ ही घंटों में VP सिंह के जो मंत्रिमंडल के 2 मंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल साहब और आरिफ मोहम्मद खान, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख MK नारायणन के साथ में श्रीनगर पहुंच जाते हैं। क्यों इनका आना हुआ था यहाँ पे साफ है, अगर आप अभी तक समझ चुके होंगे पूरा ये सिनेरियो। तो ये यहाँ पे आए थे फ़ारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने, उनसे कहने कि आप मान जाइए, छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। तो फ़ारूक अब्दुल्ला ने इनके कहने के बाद भी ये कहा कि अगर आप लोग छोड़ना चाहते हैं तो छोड़िए आप, लेकिन मेरा जो इनकार है, इस पे जो विरोध है वो मैं दर्ज करना चाहता हूँ। अगर सरकार इन आतंकवादियों की आज बात मान लेगी तो कश्मीर में जो चरमपंथ है उसको बढ़ावा मिलेगा
और कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी इंसर्जेंसी है ये और ज़्यादा बढ़ेगी और इसको इसके बाद कोई रोक नहीं सकेगा। ये सारी चीज़ें सामने आई, धीरे धीरे एक एक दिन बीतता गया। रुबैया सईद को किडनैप हुए अब तक इन आतंकवादियों के कब्ज़े में 5 दिन हो चुके थे। आखिरकार ये तय हुआ कि बातचीत में जो ओवरऑल जो पूरा सारी चीज़ें हुई, तो ये तय हुआ कि जो भी लोग इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, जो भी इसका रोल निभा रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो बाकी जो आतंकवादी हैं जिनको रिहा किया जा रहा है अब, क्योंकि ये फाइनल हो चुका है कि आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा, तो जितने लोग इसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं वो सीधा इन आतंकवादियों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस ML भट्ट हैं उनके घर पे जाएंगे। आतंकवादियों को वहाँ लेकर जाया जाएगा, क्योंकि ML भट्ट जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद के दोस्त भी थे, वो इस बहुत ही क्लोजली इस पूरे किडनैपिंग केस को देख रहे थे। और इसके बाद फाइनली JKLF जो है वो रुबैया सईद को छोड़ेगा। जब ML भट्ट के घर पे ये सारे 5 आतंकवादी पहुंच जाएंगे उसके बाद रुबैया सईद को JKLF के आतंकवादी छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस एपिसोड में आगे आपको बताएं कि रुबैया सईद को छोड़ा गया तो आखिर कैसे, और दूसरी चीज़ उसके बाद कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद बढ़ा है। इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करके IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस जर्नी को, तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं लेटेस्ट क्लासेज हैं, जल्दी ही बैचेस सारे आपके शुरू होने वाले हैं, ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए। ये आप ही के जो पूरे कोर्सेज हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे और जो आपको प्राइस दिख रहा होगा उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट प्राप्त करेंगे VJ लाइव कोड लगाकर। इस कोड को लगाते ही आप डिस्काउंट तो लेंगे ही, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो आतंकवादियों को छोड़ने का जो निर्णय था वो तो ले लिया गया था। अब शुरू में ये जो किडनैपर्स थे वो चाहते थे कि जितने लोग उनके जो साथी हैं आतंकवादी, उनको अगर रिहा किया जा रहा है तो उनको POK भेजा जाए या फिर ईरान में छोड़ा जाए। लेकिन ये जो प्लान था इसको बदला गया नेगोशिएशंस में, क्योंकि जस्टिस ML भट्ट की जो अहम भूमिका रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने फाइनल जो डे था जब रुबैया सईद को छुड़ाने वाले थे, तो वो वहाँ पे गए आतंकवादियों के पास में, उनको ही भेजा गया। 2 घंटे तक वो रुबैया के साथ में बंधक बने रहने के लिए उन्होंने खुद से पेशकश की। उन्होंने कहा कि मैं रुबैया की सेफ्टी के लिए, क्योंकि आतंकवादी जब तक उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं देते, तो मैं खुद वहाँ पे उसके साथ में रहूँगा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। 5 खुकार आतंकवादी, हामिद शेख, शेर खान, जावेद अहमद जरगार, नूर मोहम्मद कलवल और मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट, इन सभी को फाइनली जस्टिस भट्ट के घर पे ले जाया जाता है जैसा प्लान हुआ था। उसके बाद यहाँ से JKLF के सुपुर्द कर दिया जाता है। आखिरकार कश्मीर टाइम्स के पत्रकार ज़फ़र मिराज के पास में एक बार फिर से कॉल जाता है, जिससे सबसे पहले कॉल गया था जब जब किडनैप किया गया था रुबैया सईद को। JKLF की तरफ से एक और कॉल गया, उसमें कहा गया कि हमारे पास हमारे लड़के आ चुके हैं और आपकी जो लड़की है वो उसको हम जल्दी ही उसके पेरेंट्स तक भेज देंगे। करीब 3 घंटे यहाँ से बीते और उसके बाद शाम के 7 बजे सेम डे JKLF ने रुबैया सईद को जस्टिस भट्ट के घर पहुँचा दिया था। वहाँ से रुबैया सईद को तुरंत दिल्ली ले जाया गया, पिता के पास में, पिता गृहमंत्री। 5 आतंकवादियों की रिहाई के बाद भीड़ ने भारत विरोधी नारे लगाए हैं वो अब तक मतलब हिस्ट्री में नोटेड है। लगातार चीज़ें यहाँ पे थीं, जश्न मनाया गया। JKLF के कई आतंकवादी थे उनमें, उस भीड़ के अंदर, वो लोग लगातार जश्न मना रहे थे। रुबैया का अपहरण जो था उससे निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार का जो रवैया था वो सुरक्षा बलों का उसने मनोबल तोड़ दिया पूरी तरह से, क्योंकि ये 5 दिन के अंदर 5 आतंकवादियों को छोड़ना, जिनको पकड़ने के लिए न जाने कितने साल लग गए, तो इसने पूरी तरह से सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ दिया था। एक इस तरह की चीज़ की गई गृहमंत्री की बेटी के लिए भारत में। यहाँ पे जो ओवरऑल सिनेरियो था वो ये बताया जाता है कि लोग अपनी मनमानी पर उतर आए थे। जितने भी कैबिनेट के अंदर लोग थे, सरकार थी, मनमानी कर रहे थे और इसी तरह से अचानक से आतंकवादियों को छोड़कर बचाया गया है रुबैया सईद को। 18-19 जनवरी 1990 की रात की बात बताई जाती है, जब रुबैया सईद के छोड़ने के बाद की ये बात है। अब आप देखिए, कुछ ही महीनों के बाद 18-19 जनवरी 1990 की रात में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से जो आवाज़ें थी वो गूंजने लगी। कहा जाने लगा कि हम क्या चाहें, आज़ादी। इसके ज़रिए कश्मीरी पंडित जो थे, अब उनके लिए साफ संदेश भेजा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि घाटी में अब उनके दिन लग गए हैं, अब उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और फाइनली ये सब इसी के बाद से शुरू हुआ है। अगर आप इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, देखिए इसको, तो आपको पता चलेगा कि ये यहीं से जो आतंकवाद था JKLF का, वो चरम पे पहुंच गया था कश्मीर के अंदर। 13 फरवरी 1990 को स्टेट टेलीविज़न सर्विस के जो हेड थे, एल कॉल, उनका अपहरण कर लिया गया।
25 मार्च को एक लोकल पॉलिटिशियन गुलाम मुस्तफ़ा, जिनके ऊपर शक था JKLF को, इन आतंकवादियों को, कि वो पुलिस इन्फॉर्मर है, इनफैक्ट सभी के ऊपर इसी तरह शक करके उनकी हत्या की जाती थी कश्मीर में। इसके बाद उनके ऊपर शक था कि पुलिस इन्फॉर्मर हैं, तो उनको फांसी पर लटका दिया गया। एक वेटरन कश्मीरी कम्युनिस्ट और प्रसिद्ध कवि अब्दुल सत्तार रंजूर, उनकी हत्या कर दी गई। 6 अप्रैल को हिंदुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर थे HL खेरा, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर मुशीरुल हक और उनके सेक्रेटरी अब्दुल गनी, इन सभी का अपहरण कर लिया गया। ये लगातार आप देखिए, ये वो इंसिडेंट्स हैं जो रुबैया सईद की किडनैपिंग के बाद में, जब 5 आतंकवादियों को 5 दिन में छोड़ दिया गया, उसके बाद इनका किस तरह से मनोबल बढ़ा है, उसके बाद ये सारे रिजल्ट सामने आए हैं। JKLF ने यहाँ पर इन 3 लोगों को, जिनको बंदी बनाया गया था, अपहरण किया गया था, उनकी रिहाई के बदले कुछ और आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की। लेकिन जब इस मांग को पूरा नहीं किया गया इस बार, तो यहाँ पे 10 अप्रैल को खेरा को, जो अमिल खेरा थे, इनको गोली मार दी जाती है। अगले दिन मुशीरुल हक और अब्दुल जो गनी थे, उनकी लाशें भी यहाँ पे मिलती हैं, सामने बरामद होती हैं। रुबैया सईद अपहरण कांड के करीब 2 साल बाद 27 फरवरी 1991 को जम्मू कश्मीर के एक और बहुत बड़े नेता सैफुद्दीन सोज की बेटी नाहिदा का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। और इसके बाद ये भी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट का ही काम था, JKLF का ही लगातार सारे काम चल रहे थे। इस समय केंद्र सरकार में चंद्रशेखर जी की सरकार थी। कुछ दिन बाद आतंकवादियों ने नाहिदा को रिहा कर दिया, लेकिन तब के केंद्रीय मंत्री जो थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने बाद में अपने एक लेख में ये लिखा है कि नाहिदा की रिहाई के बदले किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा गया था। हालांकि कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बिना किसी अलगाववादी आतंकवादी की रिहाई के ये सब नहीं हुआ था, किसी न किसी को सीक्रेटली छोड़ा गया था। इसमें नाम आता है अलगाववादी मुश्ताक अहमद का, कि उसको छोड़ा गया था, तभी उन्होंने ये नाहिदा को छोड़ा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें लगातार हुई और इस तरह से एक पैटर्न बना लिया था इन आतंकवादियों ने इस तरह की चीज़ें करने का, कि अपहरण करो किसी बड़े मंत्री की बेटी, उसके बाद अपने आतंकवादी साथियों को छुड़ाओ। रुबैया के अपहरण के करीब 10 साल के बाद 24 दिसंबर 1999, आप सभी इस तारीख को जानते होंगे, जब आतंकवादियों ने IC-814 को हाईजैक किया। पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी सारे के सारे IC-814 को हाईजैक किया गया। यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के लिए उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे थे भारत के, उन्होंने 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा था। और ये वो खूंखार आतंकवादी जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, मुश्ताक अहमद जरगार, उमर सईद शेख और मसूद अज़हर। तो ये सारे लोग थे जिनको छोड़ा गया यहाँ पे। और ये एक पैटर्न था जो आतंकवादियों ने बहुत लंबे समय तक इसको अपनाते हुए अब तक आए हैं। तो ये था आज का एपिसोड। हमने आपको बताया रुबैया सईद किडनैपिंग केस के बारे में भी, और ये भी कि उससे जुड़ी क्या क्या अहम जानकारियाँ हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया था, 5 दिन में 5 आतंकवादियों को कैसे छोड़ा, उसके बाद हिलाल वार क्या कहते हैं इस पूरे केस के ऊपर। खैर ये बात सामने है कि, और नोटेड है, कई लोगों ने इसके बारे में बताया है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा था, क्योंकि जिन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए वो अपना जीवन का योगदान दे देते हैं, अपना जीवन का बलिदान दे देते हैं, वो लगातार लगे होते हैं बिना किसी की परवाह किए। सालों साल उन्हें लग जाते हैं ऐसे आतंकवादियों को पकड़ने में, और महज 5 दिन के अंदर ऐसे 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से ये केस जो है वो सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा रहा था। इस पर आलोचक भी इसके काफ़ी हैं और इसको आलोचना को सामना भी करना पड़ता है। आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राय जब आती है तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में होता है। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।